नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम 9th क्लास का चैप्टर 2 ज्योग्राफी का इंडिया फिजिकल फीचर, इसको हिंदी में बोलते हैं भारत का भौतिक स्वरूप है। इस टॉपिक के अंदर में बेसिकली हमें बात क्या करना है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हम क्विक रिवीजन पे हैं, जल्दी जल्दी समझते हैं, देखते हैं इसके अंदर में क्या है। इस चैप्टर को हम 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा पहला है, हम जिसके अंदर में इंडिया के फिजिकल फीचर को आप अगर देखते हो तो ये 6 पार्ट में आपको बटा हुआ दिखाई देगा। जैसे पहला आपको दिखाई दे रहा है उत्तरी पर्वत या नॉर्दर्न पीक के बारे में बात करेंगे तो नॉर्दर्न पीक के अंदर में हम देख रहे हैं हिमालय को 3 पार्ट के अंदर में बांटा गया है। एक हिमालय, और इसको भी अगर हम देखेंगे तो 3 पार्ट में बटा हुआ आपको दिखाई देगा। हम एक एक करके समझेंगे, जानेंगे कि वास्तव में इसका स्पेसिफिकेशन क्या है और इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है वर्ल्ड इंडिया के मैप पर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हिमाद्री हिमालय, दूसरा शिवालिक, तीसरा हिमालय, हिमाचल हिमालय। और इन्हीं हिमालय के अंदर में वास्तव में इसका नाम इसके भौतिक बनावट के आधार पर डिसाइड किया गया है। दूसरा हम देख रहे हैं ट्रांस हिमालय, तीसरा हम देख रहे हैं पूर्वांचल हिमालय। दूसरा उसके बाद हम देखेंगे उत्तरी मैदान। वास्तव में हिमालय से जो नदियां निकल करके आती हैं, बेसिकली हम देखेंगे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसमें पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान का कुछ एरिया, ये सारे के सारे जो बने हुए हैं इन नदियों के द्वारा बनाया गया है। जब नदियां हिमालय से निकल करके आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा वेस्टेज लेकर के आएंगी, और जो रास्ते में बाद में जहां पे इनका स्लोप कम होगा वहां पे ये छोड़ेंगे तो वहां पे एक भूमि का निर्माण होगा, जिसको बोला जाएगा, जहां पे जो मिट्टी बनेगी वो कहलाएगी जलोढ़ मृदा। इसके अलावा तीसरा हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। ये क्या है प्रायद्वीपीय पठार? प्रायद्वीपीय पठार वास्तव में ये वोल्केनिक है। ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो भारत का ये दक्षिण वाला रीजन आपको दिखाई देगा, ये वाला है दक्कन का पठार, ये थोड़ा उठा हुआ है बाहर की तरफ, और ये क्या है, नीचे धंसा हुआ है। तो इन दोनों के बारे में हमें देखना है, हम आगे अभी देखते हैं। तीसरा हमें देखने को मिलेगा डेजर्ट। तो रेगिस्तान, तुम्हारी किताब, आप सभी की किताब के अंदर में डेजर्ट का केवल गर्म रेगिस्तान के बारे में बात किया गया, ठंडा रेगिस्तान के बारे में बात नहीं किया है। तो हम उसको छोड़ करके थार रेगिस्तान के बारे में बात करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे तटीय मैदान। इस तटीय मैदान के अंदर में कौन सा तटीय मैदान? मैदान तो हमने देखा है उत्तरी मैदान, तो ये तटीय मैदान क्या है? वास्तव में अगर आप देखोगे, आप अपना मैप खोलना, अभी मैं आपको दिखाता हूं, तो जो ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये है तटीय मैदान। तो हम इसके बारे में देखेंगे, एक हम देखेंगे पश्चिमी और एक देखेंगे पूर्वी, इन दोनों में अंतर क्या है ये बात करना है। इसके बाद हम बात करेंगे कौन सा, द्वीपीय समूह। ये क्या चीज है? द्वीप क्या होता है? जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, ये समुद्र में हो सकता है, किसी नदी के अंदर में हो सकता है। तो जो चारों साइड से घिरे होते हैं पानी से, उसको बोला जाता है द्वीपीय समूह। तो द्वीपीय समूह के अंदर में हम बात करेंगे कहां पर, एक देखेंगे लक्षद्वीप और दूसरा यहां पर आके देखेंगे अंडमान निकोबार। तो इनके बारे में हम क्या है बात करेंगे। हम एक एक करके इन सभी को जानेंगे, समझेंगे, इनका एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, इनका भारत के भौगोलिक बनावट में क्या योगदान है, और इनकी ऐसी स्थिति क्यों बनी है। देखते हैं आगे एक एक करके। ये पिक्चर्स आपके बुक से ली गई है। आप देखोगे, चैप्टर खोलोगे तो इस तरीके का कुछ पिक्चर दिखाई देगा। आप मैप को देखोगे तो ये वाला जो 1 नंबर पे लिखा हुआ है, जो 1 नंबर पे आप फर्स्ट नंबर पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यही क्षेत्र हमारा कौन सा है, पर्वतीय हिमालय है। कौन सा? हिमालय पर्वत है। और इसको भी आगे हम जाके बात करेंगे, तो हिमालयन रेंज को 3 पार्ट के अंदर में बांटा गया है। दूसरा, यही से जो नदियां ऐसे करके बटा हुआ दिखाई देगा आपको, और ये कुछ चौड़ा होगा, इसकी चौड़ाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग, जम्मू कश्मीर में कुछ है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में जाकर के कुछ और देखने को मिलेगी। दूसरा हम बात करेंगे, यहां से 3 रिवर निकलती हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो ये जो नदियां अपने साथ आएंगी, तो यहाँ जो लैंड का निर्माण करेंगी, भूमि बनाएंगी, वही क्या कहलाएगा, उत्तरी मैदान कहलाएगा। तो इस वीडियो के अंदर में पार्ट फर्स्ट में हम केवल 2 के बारे में बात करेंगे, ये जो है हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे, और थर्ड वीडियो के अंदर में हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारा फोर्थ जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे
इस चैप्टर का पूरा कंक्लूजन और दूसरा सॉल्यूशन जिस वक्त हर साल जो एग्जाम के अंदर में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहले हिमालय पर्वत की। तो पहले ये पोजीशन आप देख लो, इधर दिखाई दे रहा आपको हिमालयन श्रृंखला, ये वाला। तो ये पूरा क्या है, हिमालय। कहाँ पे पड़ेगा, वास्तव में हिमालय ये नेपाल के अंदर में है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी पीक या हिमालय पर्वत कौन सा है और वो कहाँ पे है? तो आंसर क्या होगा हमारा, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर। अब कुछ किताबों में 8,848 मीटर देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होना, आप देखना एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। और इसको इसकी बनावट के आधार पर 3 पार्ट में बांटा गया है। हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। दूसरा, उसके बाद हम देखेंगे उत्तरी मैदान। दूसरा हमारा कौन सा है, उत्तरी मैदान, ये वाला पार्ट। तीसरा हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, ये आपको दिख रहा होगा, ये कैसे बना हुआ है। अरे वास्तव में ये 2 पार्ट के अंदर में ऐसे बटा हुआ है, इस तरीके से बटा हुआ है, आपको दिखाई देगा। ये प्रायद्वीपीय पठार का पिक्चर जो आपको रेड रेड यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय मरुस्थल। कौन सा भारतीय मरुस्थल, देखो आप इस पॉइंट पर 4 नंबर, कौन सा, ये राजस्थान को टच करता हुआ इधर पाकिस्तान के अंदर में। 5th नंबर पे हम बात करेंगे तटीय मैदान। तो तटीय मैदान आप देखोगे यहाँ पर, ये देखो, ये आपको बिल्कुल से सीधा सीधा दिख रहा होगा, ये तटीय मैदान जो आपको ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। और इधर आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा। तो दोनों में अगर हम डिफरेंट देख रहे हैं तो ये आपको दिखाई देगा संकरा है ज्यादा, और ये क्या चीज है, ये ज्यादा चौड़ा है। ऐसा क्यों, क्या इसका कोई आर्थिक महत्व है? इसके बनने से इन दोनों की ऐसी स्थिति से क्या पोर्ट के ऊपर में या बंदरगाह पर कोई असर पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा, बात करेंगे हम आगे वीडियो के अंदर में। देखते हैं, एक एक करके बात करेंगे। हिमालय पर्वतमाला की श्रृंखला, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, एक दिखाई दे रहा है हिमाद्री, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हिमाद्री, दूसरा हिमाचल, तीसरा क्या है, शिवालिक। ये हिमालय के पार्ट हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये पहाड़ियां हैं। तो हम देख रहे हैं ये हिमालय का पार्ट है। अभी तो आपको पता होगा पहले ये जम्मू कश्मीर बोला जाता था, लेकिन अब ये लद्दाख बन गया है, सॉरी ऐसे करके बन गया है, ये लद्दाख बन गया है, सॉरी ये लद्दाख बन गया और ये जम्मू कश्मीर बन गया है। तो इस आधार पर हम हिमालयन रेंज की सभी श्रेणियों को देखेंगे। इधर आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर में नागा, पटकाई, कुछ हिल्स देखने को मिलेगा। तो देखते हैं वास्तव में इसकी खासियत क्या है। तो आप देखोगे ये हिमालय जहां पे आपको दिखाई दे रहा, किसी समय में यहाँ पे एक महासागर हुआ करता था जिसका नाम था तैथित सी। भूगर्भिक परिवर्तन के कारण इसमें परिवर्तन आया और उस परिवर्तन के बाद हिमालयन रेंज का निर्माण हुआ। तो पानी कहाँ गया, वहां से वो पानी कहीं और शिफ्ट हो गया और इस तरीके से एक विशाल दुनिया का सबसे बड़ा रेंज का निर्माण हुआ जिसको बोला गया हिमालय पर्वतमाला। तो हिमालय के बनने से पहले हम वहां देखेंगे क्या था, एक तैथिस सी हुआ करता था। तो ये जो हिमालय दुनिया में आपको जितने भी रेंज ये पर्वत दिखाई देंगे, उस पर्वत में हिमालय पर्वतमाला नवीन पर्वतमाला है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा हिमालय कैसा पर्वतमाला है, तो नवीन पर्वतमाला है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा आपके एग्जाम में कि हिमालय के बनने से पहले वहां पर क्या था, तो हिमालय के बनने से पहले वहां पर तैथिस सागर था। दूसरा, इसके हम बनावट के आधार पर इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, इधर आपको चौड़ा दिख रहा है, इधर आप करके आपको पतला दिख रहा है, यहाँ पर कुछ और पोजीशन होगा। इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी, तो अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक ये 2400, यहां से लेकर के यहां तक ये 2400 किलोमीटर है। कितना, 2400 किलोमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, हिमालय की लंबाई कितनी है, तो 2400 किलोमीटर। दूसरा बात करेंगे कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई है, यहां पर चौड़ाई की बात करेंगे ये वाला, तो ये कितना है, 400 किलोमीटर लंबा।
अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला क्षेत्र, यहाँ 150 किलोमीटर, कितना, 150 किलोमीटर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है अलग अलग स्थानों पे क्या है, अलग अलग है। इसको कितने पार्ट में बांटा जा रहा है, इसको 3 पार्ट में बांटा जा रहा है। इसके ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय। इसके अलावा बात करेंगे इसके देशांतरीय विस्तार के आधार पर, क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, हिमालय को देशांतरीय विस्तार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 3 वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहला हम बात करेंगे कौन सा है, आपको दिखाई देगा हिमाद्री हिमालय। ये हिमालय के सबसे उत्तरी भाग स्थित है, तो कौन सा, इधर आपको दिखाई दे रहा है हिमाद्री हिमालय। दूसरा बात करेंगे, अच्छा इसके बारे में बात करेंगे कैसा है, ये सतत श्रृंखला जिसमें 6000 मीटर ऊंचाई वाले, यहां पर जो पर्वत आपको देखने को मिलेगा उसकी औसत जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 6000 मीटर। दूसरा शिखर है, और इसी के अंदर में हमें क्या देखने को मिलेगा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और नंगा पर्वत। आपके एग्जाम के अंदर में इसके हाइट के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मैं आगे आपको सॉल्व करवाऊंगा इसके सॉल्यूशन में। दूसरा आप देखोगे हिमाचल हिमालय, दूसरा कौन सा है, हिमाचल हिमालय। अच्छा इसका नाम ये क्यों पड़ा हुआ है, कारण क्या है, बात करते हैं अभी। हिमाचल हिमालय की जो, हिमाचल हिमालय में जो पीक है, औसतम अगर बात करेंगे 3700 मीटर से 4500 मीटर ऊंचाई वाले क्या पाएंगे, इसके अंदर में हम देखने को मिलेंगे, पर्वत देखने को मिलेगा। कौन कौन सा है, एक हम देखेंगे पीर पंजाल, दूसरा धौलाधर, तीसरा महाभारत की श्रृंखलाएं, कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू घाटी। अब एग्जाम के अंदर में आपसे क्या पूछा जाएगा, आप बताओ माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का पार्ट है, तो आंसर क्या होगा आपका, हिमाद्री हिमालय। कंचनजंगा किसका है, तो हिमाद्री हिमालय। आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान रखना, अगर हम बात करेंगे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। लेकिन अगर बात किया जाएगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो कंचनजंगा है, जिसको बोला जाता है गोडविन आश्विन या K2 के नाम से जाना जाता है। कौन सा है, कंचनजंगा। उसके बाद मकालू, इनके पोजीशन के आधार पर हमें बात करना है। तो क्वेश्चन किस तरीके से मैं आपके सामने बोलता जाता हूं, आप लोग ध्यान रखना इस बात का। तो हिमाचल हिमालय के अंदर में औसत ऊंचाई जो पर्वतों की है वो 3700 से लेकर के 4500 मीटर के बीच में है, और इसी के अंदर में पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत की श्रृंखलाएं हैं। और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि महाभारत श्रृंखला किस हिमालय का पार्ट है, तो आंसर आपका क्या होगा, हिमाचल हिमालय। इसके अलावा इसके अंदर में कुछ घाटियां पाई जाती है, जैसे कश्मीर घाटी, कांगड़ा और कुल्लू घाटी। खास करके कुल्लू घाटी आपसे पूछी जाएगी कि ये किस हिमालय का पार्ट है। तीसरा हमारे सामने आ रहा है कौन सा, शिवालिक हिमालय। तीसरा कौन सा है, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला की ऊंचाई जो आप लोग देखोगे, तो इसके अंदर में जो माउंटेन है, पर्वत है, उनकी जो ऊंचाई है औसत एवरेज है 900 से लेकर के 1100 मीटर। सबसे छोटा 900 मीटर और सबसे बड़ा 1100 मीटर का आपको पहाड़ देखने को मिलेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन शिवालिक पहाड़ियों के घाटियों को क्या बोला जाता है, दून बोला जाता है। और इसी दून के आधार पर, इस घाटी के आधार पर ही कुछ शहरों के नाम रखे गए हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपके एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है, जो एग्जाम में आएंगे ये। तो इसको एक बार वीडियो को जरूर आप देखें। तीसरा सेकंड पार्ट हम देखेंगे, उसका क्या है, उत्तरी मैदान, नॉर्थर्न प्लेन। ये आपको दिखाई दे रहा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया हिमालय से। अच्छा अगर रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो रिवर सिस्टम 2 प्रकार की होंगी। एक वो होंगी जो हिमालय से निकल करके आएंगी, और एक जो होंगी प्रायद्वीपीय पठारों से निकलेंगी। तो इन दोनों में अंतर क्या होगा, जो हिमालय से निकल करके आएंगी इसमें साल भर पानी होगा और ये गहरी भी होंगी। कारण क्या है, क्योंकि हिमालय के ऊपर में जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, तो इसके अंदर में आएंगे। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों के अंदर में जो पानी होगा वो बरसात के आधार पर, मौसम के अनुसार होगा, तो ये समय के अनुसार क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगी। तो हमेशा इसमें पानी नहीं होगा। पानी किस में होगा, हिमालय से आने वाली नदियों के अंदर में।
और जब हिमालयन नदियों से, हिमालय की नदियां जब क्षेत्रीय इलाकों के अंदर में आएंगी, मान लो मैं एक पिक्चर ड्रॉ करता हूं, वहां से आप समझना। देखो यहां से ग्लेशियर पिघलेगा, तो यहां पानी का स्पीड क्या होगा, कम होगा। अच्छा ये पानी, यहां से भी वही चीज होगा, ये पानी जब इकट्ठा होता चला जाएगा तो पानी की स्पीड क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो यहां पर क्या किसी प्रकार का प्लेन्स का निर्माण होगा, नहीं होगा। जहां पर पानी का स्लोप डाउन करेगा और जैसे क्षेत्रीय इलाकों में जाएंगी, पानी का बहाव कम होगा और वहीं पे क्या होगा, इस प्लेन्स का निर्माण होगा और यही क्या बनेगा, एक जलोढ़ मृदा वाली उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि का क्या होगा, निर्माण होगा। और ये भूमि क्या है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइज होंगी, कम से कम लेबर लगा करके, कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा पश्चिम, अच्छा सॉरी, यहां पर हम बात करेंगे, हिमालय को हम देख रहे थे, अभी तक हिमालय को हमने देखा उत्तर से दक्षिण विभाजन के आधार पर। अब हम बात करेंगे हिमालय को पश्चिम से पूर्व की तरफ भी बांटा गया है। तो कैसे, किस तरीके से, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है पंजाब हिमालय, तो ये जो बंटवारा है, वहां पर हमने देखा था भौतिक बनावट के आधार पर, यहां पर हम नदियों के आधार पर बंटवारा कर रखे हैं। कि जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, यहां से यहां एक कोई नदी बहती है, यहां से यहां नदी बहती है, यहां से यहां, तो जिन दो नदियों के बीच पड़ेगा ये, उसको क्या बोला जाएगा, पंजाब हिमालय। सेम ऐसे कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो हमें ये जानना है, ये जो पंजाब हिमालय है, किन दो नदियों के बीच के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो पहला आप देखोगे पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय के अंदर में सिंधु कहां पे है, यहां पे सिंधु और सतलुज, इन दोनों नदियों के बीच को क्या बोला जाएगा, पंजाब हिमालय। दिखाई दे रहा है आपको, सिंधु और सतलुज नदी के बीच के भाग को क्या बोला जाता है, पंजाब हिमालय। आपके एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पंजाब हिमालय इन दो नदियों के बीच के भाग को बोला जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सतलुज और सिंधु नदी के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, पंजाब हिमालय। दूसरा कुमाऊं हिमालय आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे, यहां से लेकर के यहां तक का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, वो कुमाऊं हिमालय का क्षेत्र है। अब ये किन दो नदियों के बीच पड़ेगा, तो ये पड़ेगा सतलुज और काली नदी के बीच। किसके बीच, देखो सतलुज यहां पर समाप्त होगा और यहां पर देखो काली नदी पे, फिर उसके बाद यही कहलाएगा कुमाऊं। अगला हमारा नेपाल हिमालय है, तो देखो काली के बाद में यहां पर आएगा तीस्ता नदी, तो काली और तीस्ता नदी के बीच के भाग को क्या बोला जाएगा, नेपाल हिमालय। अगला हमारे पास कौन सा रहा है, असम हिमालय। असम हिमालय फोर्थ नंबर पे आप देख पा रहे हो, ये रहा। तो कहां पर जाकर के समाप्त होगा, तो असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच में। तो देखो यहां तीस्ता खत्म हो रही थी, तो यहां पर दिहांग, कौन सी रिवर, दिहांग, दिहांग। इसके अलावा हम देखेंगे पूर्वांचल हिमालय, ये भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है। तो इधर भारत के इस वाले भाग की बात करेंगे, ये पूर्वांचल हिमालय। तो भारत को नदी घाटियों के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है, और ये नदी कहां से स्टार्ट होकर के उसका एंड कौन सा है, इस आधार पर ये डिसाइड किया गया है। तो आपके एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा, उत्तर से दक्षिण में हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भाग में। पश्चिम से पूर्व किस आधार पर बांटा गया है, कितने, सॉरी, पश्चिम से पूर्व किस आधार पर बांटा गया है, तो नदी घाटी के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया, तो 5 वर्गों में। ये आपका आंसर होगा। यहां से आपसे पूछा जाएगा पंजाब हिमालय किस भाग में पड़ता है, कुमाऊं हिमालय किस नदी के बीच पड़ता है, नेपाल हिमालय क्या है, असम हिमालय क्या है। तो इस तरीके के आपके एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। अगला हम बात करेंगे हिमालय के बारे में, जो आपकी किताब के अंदर में था, वो कुछ अपने तरफ से कुछ फैक्ट मैंने आपको बताया। तो आप वीडियो को बार बार देखें, 2 बार देखेंगे क्लियर हो जाएगी चीजें। दूसरा हमारे पास है नॉर्दर्न प्लेन्स, क्या है, उत्तरी मैदान।
तो उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, उन नदियों से तो अपने साथ तो हिमालय से चल करके कुछ यहां से जब नदियां निकलेंगी तो अपने साथ क्या करेंगी, बहुत सारी सिल्ट, गाद और गंदगी लेकर के चलेंगी, और इनका बहाव जब कम होगा तो ये क्या करेंगी, रास्ते में छोड़ती हुई चली जाएंगी, और ये जो भूमि बनेगा यही कहलाएगा ये तो समस्या है, पहली बार यूज कर रहा हूं तो दिक्कत हो रही है। तो जो हिमालय से नदियां निकलेंगी तो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट, गाद लेके चलेंगी, गंदगी, वेस्टेज काटती फिरती चलेंगी, तो जो जहां पर आकर के ये छोड़ेंगे इन क्षेत्रों में, और जो ये भूमि बनेगा ये क्या कहलाएगा, नॉर्दर्न प्लेट कहलाएगा या नॉर्दर्न प्लेन कहलाएगा, और ये बहुत ज्यादा फर्टिलाइज है। और खास करके ये जो नॉर्दर्न प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, इसकी फॉर्मेशन, इसके बनने में गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा का महत्वपूर्ण रोल है। देखो, उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना हुआ है। मैंने आपको बताया इसके बनने का कारण क्या है, कैसे बना हुआ है। तो जो नदी अपने साथ गंदगी, वेस्टेज लेके चलती है, छोड़ेंगी, और वही क्या करेगा, नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण करेगा, और ये कहलाएगा जलोढ़ मृदा वाली भूमि। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान का कुछ हिस्सा इसी से बना हुआ है। तथा इसकी सहायक नदियों से, सहायक नदी क्या होता है, अच्छा, दो चीजें समझना, एक सहायक नदी, सहायक नदी, दूसरा एक मुख्य नदी और उप सहायक। समझना, मैं बोलता हूँ ये गंगा, गोमुख माने उत्तराखंड से निकलती है ये गंगा, जहां से निकली, क्योंकि रिवर सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब इधर से कोई नदी आई, एक गंगा के साथ क्या हो गई, आकर के मिल गई, तो क्या हो गया, ये तो मुख्य नदी हो गई, और जो गंगा के साथ दूसरी छोटी आकर के मिल करके बहने लगी, वो कहलाएगी सहायक नदी। उप सहायक क्या होगी, इस नदी के अंदर में कोई नदी आके कहीं पर मिल गई, तो ये कहलाएगा क्या है, उप सहायक नदी। क्लियर है? देखते हैं उत्तरी मैदान कैसे बना हुआ है, गंगा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक तथा उप सहायक नदियों से बना हुआ है। अच्छा, इस मैदान की अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहां से लेकर के यहां तक ये 2400 किलोमीटर। दूसरा बात करेंगे इसकी चौड़ाई औसत है, औसतम ये बात करेंगे, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पतला, और इस हिस्सा में आपको दिखाई दे रहा होगा चौड़ा। तो मान लो ये वाला क्षेत्र, तो ये वाला जो होगा वो 320 किलोमीटर, सॉरी, ये होगा 320 किलोमीटर, और ये होगा 200, ये होगा 240 किलोमीटर। आपको ध्यान रखना है। तो पंजाब क्षेत्र के अंदर में अगर हम आते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है 240 है, इसके अलावा जो इसकी टोटल लंबाई की बात करेंगे वो 2400 किलोमीटर है, और इस क्षेत्र के अंदर में इसकी अधिकतम चौड़ाई कितनी है, 320 किलोमीटर है। उत्तरी मैदान के 3 उपवर्गों के अंदर में क्या किया गया, विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले गंगा का मैदान, सॉरी, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब देखते हैं पहले कौन सा है, गंगा का मैदान। यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है ये वाला, इसको बोला जाएगा गंगा का मैदान। ये कैसे बना हुआ है, तो आप देख सकते हो उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग है ये। तो उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग, अगर मैं इसको बांटूं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, और ये क्या है, ये पूर्व है।
तो उत्तरी मैदान का, तो देखो ये उत्तरी मैदान का पश्चिम साइड में है, तो पश्चिम यही है ना, पश्चिमी भाग है ये। तो पंजाब का मैदान किधर पड़ेगा? उत्तरी मैदान के पश्चिम दिशा में पड़ेगा। इस क्षेत्र को दोआब बोला जाता है, इसमें दोआबों की संख्या अधिक है। अच्छा, दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब बोला जाता है। तो इस क्षेत्र के अंदर में, पंजाब क्षेत्र में, आपको पता है पंजाब नाम कैसे पड़ा हुआ है? पंज का अर्थ होता है पांच और आब का अर्थ होता है नदी, तो 5 नदियों की भूमि को पंजाब बोला जाता है। दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब बोला जाता है। तो इस क्षेत्र में आपको दोआब ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एक बात ध्यान देना, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र के अंदर में ज्यादा खेती क्यों होता है? वहां के किसान इतने समृद्ध क्यों है? क्योंकि दोआब क्षेत्र में पड़ता है, और दोआब क्षेत्र में होने के कारण उस क्षेत्र की फर्टिलिटी बहुत बेहतर है। कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो ये चीजें यहाँ का कुछ खास है। दूसरा हमारा है गंगा का मैदान। ये कहां कहां पड़ेगा? घग्गर और तीस्ता नदी के बीच के भाग को क्या बोला जाता है? गंगा का मैदान। एग्जाम में बिहार इसी में पड़ता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा गंगा का मैदान है वो किसके बीच में पड़ेगा, तो घग्गर और तीस्ता के बीच को क्या बोला जाता है? गंगा का मैदान। अब बिहार इसी का भाग है। तीसरा हमारा कौन सा है? तीसरा आपको दिखाई देगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र और उसकी वितरिका, वितरिका का अर्थ क्या होता है? मान लो ये कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी, और ये जो इसकी वितरिका, ये धाराएं। तो इस क्षेत्र के अंदर में क्या देखने को मिलेगा आपको? ब्रह्मपुत्र और उसकी वितरिकाओं से बना भाग क्या कहलाएगा? ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाएगा। और जो असम का भाग आपको दिखाई देगा, असम वाला क्षेत्र, ये ब्रह्मपुत्र भाग है। कौन सा? ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो ये क्या है? उत्तरी मैदान का कुछ फीचर्स है, किस आधार पर बना हुआ है, और इसके बांटने का क्या कारण है, ये चीजें आपने देखी। अगला बात करेंगे हम इसके अंदर में, हम देखेंगे उत्तरी मैदान भौगोलिक विविधता के आधार पर 4 पार्ट में क्या किया गया है? बांटा गया है। कितने भाग में? 4 भाग में। अब ये है क्या? भाबर क्या है? तराई क्या है? बांगर क्या है? भाबर क्या है? बांगर क्या है? आपके एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आएगा, खास करके आपको ध्यान रखना है, एक भाबर और एक बांगर, और बांगर, ये बार बार एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है। भाबर क्या है और बांगर क्या है? तो किस आधार पर? भौगोलिक विविधता के आधार पर नॉर्दर्न प्लेन्स को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो नॉर्दर्न प्लेन को 4 वर्गों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है तो और भी, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम, आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर में इन 4 के बारे में वर्णन किया गया है, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट का, क्या है हमारा? भाबर। ये क्या चीज है समझते हैं। अभी जब हम हिमालय पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने शिवालिक रेंज के बारे में बात किया था। तो हिमालय की जो सबसे बाहरी हिस्सा है शिवालिक के नीचे जो पहाड़ियां हैं, मान लो ये शिवालिक, शिवालिक के नीचे का जो भाग है, शिवालिक पहाड़ियों के नीचे स्थित एक कौन सा? मोटा जलोढ़ क्षेत्र है। जलोढ़ का मतलब ये बहुत ज्यादा फर्टिलाइज्ड क्षेत्र है। अच्छा, जलोढ़ कब बनेगा? जहां पर पानी होगा या जहां पर नदियां बह करके आ रही होंगी, यही हो सकता है। तो शिवालिक के तलहटी क्षेत्र की भूमि को क्या बोला जाता है? भाबर। उसके बाद में क्या है इसके अंदर में, और क्या खासियत है? भाबर में छोटे छोटे पत्थरों का जमाव होगा। भाबर में भूमिगत जल का स्तर क्या होता है? ज्यादा नीचे पाया जाए, लेकिन जल की शुद्धता, जल की जो क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी। ये इसके अंदर में खासियत देखने को मिलेगा। भाबर की मिट्टी कृषि के लिए बहुत ज्यादा क्या होगी? उपयुक्त होगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात किया ये जलोढ़ क्षेत्र है। जब जलोढ़ क्षेत्र है तो वहां पर छोटे छोटे सिल्ट पाए जाएंगे, पानी का लेवल नीचे होगा, लेकिन पानी बहुत अच्छा होगा। तो यहां पर बेहतर एग्रीकल्चर की दृष्टि से ये अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरा हम बात करेंगे तराई क्षेत्र। कौन सा है? तराई। ये क्या चीज है? देखो, तराई वास्तव में क्या होता है? पहाड़ों की तलहटी में स्थित दलदली भूमि है ये। अब दलदली क्या होता है? मान लो कोई नदी या पानी का वो हिस्सा जो मुख्य धारा से कट गया,
या पानी आता है उस क्षेत्र में छोड़ करके चला गया। तो ये समय के साथ में वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण धीरे 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 क्या हो जाएगा, दलदली हो जाएगा, और इन्हीं क्षेत्र के अंदर में क्या होता है, कोयले का निर्माण होता है। तो खास करके उत्तर प्रदेश, नेपाल वगैरह जो है वो उत्तर प्रदेश का कुछ भाग और नेपाल तराई क्षेत्र के अंदर में ही पड़ते हैं। और क्या इसकी खासियत है, तराई क्षेत्र में घने जंगल और घास के मैदान देखने को मिलेंगे। और जब घास का मैदान देखने को मिल रहा है, घना जंगल है, तो यहां पर लोगों की जो जीविका होगी ज्यादातर हस्बेंड्री सिस्टम के ऊपर में निर्भर होगा। कृषि की तरफ ना होकर के वो पशुपालन की तरफ ज्यादा जाएंगे। तराई क्षेत्र में हर तरह की खेती संभव है। क्यों? लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट और मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि घास के मैदान है। जब घास का मैदान है तो इससे ये पता चलता है कि मिट्टी क्या है, फर्टिलाइज है। बंजर पे तो घास तो होगा नहीं, या जब पानी की उपलब्धता होगी वही तो घास होगा। तो ये चीजें हम यहाँ पर देख पाएंगे। तराई क्षेत्र में नदियां भाबर से निकल करके फिर से धरातल पर आ जाती हैं, तो पानी आसानी से मिल जाएगा। तराई क्षेत्र में अत्यधिक नमी होगी। दूसरा, तराई क्षेत्र में कई तरह के वन्य जीव पाए जाएंगे। जब घास का मैदान है तो स्वाभाविक है जीव पाए जाएंगे जंगल में रहने वाले। तराई क्षेत्र में काले रंग की मिट्टी, अब याद रखना मिट्टी कैसी होगी, यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है, कृषि संभव है लेकिन ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। खास करके ये काली मिट्टी है। आपको तो ये भी पता है जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है ये भी तो काली मिट्टी है। तो इन क्षेत्रों के अंदर में खास करके कौन सी कपास वगैरह की खेती की जाती है, तो कपास के लिए क्या होती है, ये ज्यादा उपयुक्त होगी। दूसरा क्या है, बांगर। तीसरा हमारा क्या, दो था, उसके बाद है बांगर। देखो, बांगर और खादर बता देता हूं, बहुत सिंपल सा है ये, आपके एग्जाम के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। मान लो ये क्या है, नदी, एक नदी बह के आ रही है। मैं चलो बिहार के कोसी को लेता हूं, किसको, कोसी नदी, जिसको सोरो ऑफ बिहार बोला जाता है, बिहार की शोक नदी। और दामोदर को बंगाल की शोक नदी बोला जाता है। तो यहां आप देखोगे हर साल कोसी नदी के अंदर में बाढ़ आता है। और जब बाढ़ आएगा तो इस क्षेत्र में जब बाढ़ आए सारा भर गया, इधर भी भर लिया। तो ये नदियां अपने साथ जो गंदगी, वेस्टेज, सिल्ट लेकर के आएंगी, तो यहां छोड़ देंगी। क्या करेंगी, इसको छोड़ देंगे। और ये प्रक्रिया हर साल होगा। इस साल हुआ तो अगले साल भी होगा, उसके बाद होगा, उसके बाद होगा। तो जो ये पुरानी वाली मिट्टी होगी वही कहलाएगा बांगर। अब मान लो 2024 में जो मिट्टी छोड़ करके गई वो तो कहलाया बांगर, और 2025 के अंदर में फिर से क्या होगा, बाढ़ आएगा इस क्षेत्र के अंदर में, तो इस मिट्टी के ऊपर जो नई मिट्टी बनेगी वो कहलाएगा खादर। समझ में आ गई बातें? बांगर और खादर में क्या है, तो बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, जलोढ़ मिट्टी है। और क्या है, ये पुरानी वाली है। बांगर की मिट्टी रेतीली डोमत होती है। इसमें कणों का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। बाबर ये गलत हो गया है, यहां बांगर करो। मिट्टी में नमी नहीं होती है, यह कम उपजाऊ नहीं, इस लाइन को काटो, गलत टाइप हुआ ये, और इसके लिए अच्छा। तो कोसी का मैंने एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। तो ये क्या होगा, बाढ़ से कम प्रभावित होगा जिस क्षेत्र के अंदर में होगा। यहाँ की मिट्टी रेतीली और दोमट भी देखने को मिलेगी, मिट्टी में नमी नहीं होगा। मिट्टी, बच्चों इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, यहाँ पे टाइप ये गलत हुआ है, तो आप इसके तरफ ध्यान नहीं देंगे। ये पूरे जो मैं आपको यहाँ बोर्ड पर समझाया हूं, किसके लिए, बांगर के लिए और खादर के लिए, आप उसके ऊपर में ध्यान देंगे। तो बांगर के अंदर में आप इतना, ये पॉइंट गलत है। खादर की बात करेंगे, ये कौन सी है, ये नई, ये गलत टाइप हुआ है, यहाँ पे नई है ये। तो जो मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, आप इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे, बांगर क्या है और खादर क्या है।